जो बीजेपी कैंडिडेट होते हैं नरेंद्र मोदी तिरुवनंतपुरम जिले में इलेक्शन कैंपेन के समय पे नंबी से मिलते हैं और मरियम को जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने के लिए जोर डालते हैं। और उसी टाइम पे गुजरात के अंदर दंगे हुए थे। तो ये जो आरबी श्री कुमार थे, इन्होंने सारे एलिगेशन बीजेपी गवर्नमेंट और नरेंद्र मोदी के ऊपर लगाए थे, जिसके चलते रशिया और इंडिया की एक डील भी हुई थी, जिसका डर यूएसए को सबसे ज्यादा था। इसी बीच में भारत को हर साल 1500 से 1800 करोड़ का लॉस होता था। जैसे आतंकवादी को तो आग लगा देनी चाहिए, इसके परिवार को जला देना चाहिए। और वो लोग जिन्होंने फर्जी रिपोर्ट बनाई थी, जिन्होंने इस केस को 25 साल तक खींचा, वो लोग आज भी फ्री घूम रहे हैं। इस पूरे केस की रिपोर्ट में इंटरोगेशन करने वाले जोगेश ही थे, जबकि उन्होंने तो कभी एक्यूज को इंटरोगेट किया ही नहीं था। सीबीआई ने एक रिपोर्ट पब्लिश करी जिसने इस पूरे केस को 360 डिग्री पलटा दिया। अब कहानी की स्टार्टिंग होती है 12 दिसंबर 1941 में त्रावणकोर साम्राज्य के नागरकोइल टाउन में एक मिडिल क्लास नारायण परिवार में एक लड़के का जन्म होता है। ये लड़का 5 बहनों के बाद पैदा हुआ था, जिसका नाम रखा गया था नंबी नारायण। नंबी के पिता नारियल से बने खोपरे का व्यापार करते थे और इनकी माताजी घर संभालती थी। नंबी बचपन से ही होशियार थे, हर क्लास में फर्स्ट रैंक अचीव करते थे और इनकी एक खास बात और थी, ये भगवान में बहुत मानते थे। डेली मंदिर जाते थे, पूजा करते थे, जिससे इनके मन को शांति और हिम्मत मिलती थी। स्कूलिंग खत्म करने के बाद ईयर 1960 में इन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए त्यागराज कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, जो कि मदुरई में था, उसमें एडमिशन लिया। और एडमिशन के कुछ समय बाद ही इनके पिताजी का देहांत हो गया था, जिसकी वजह से माताजी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। और इसी बीच इन पर 2 बहनों की जिम्मेदारी भी थी। अब जिस वक्त ये सब हुआ, उस वक्त नंबी 18 से 19 साल के थे। इतनी भारी विपदा परिवार पर आ जाने के बावजूद भी इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और स्कॉलरशिप के दम पर अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की। क्योंकि इनके जो सपने थे ना, ये बहुत बड़े थे। इनका सोचना था कि मुझे देश को कुछ ऐसा देना है जिससे देश को गर्व हो। और इनकी इसी सोच के साथ इनके करियर का रास्ता इसरो की तरफ न जाते हुए सबसे पहले गया शुगर कैन फैक्ट्री की तरफ, जो कि पेरी एंड कंपनी की ब्रांच थी तमिलनाडु में। वहाँ पर इन्होंने ट्रेनी असिस्टेंट की पोजीशन से जॉब स्टार्ट की और कुछ समय बाद इनकी शादी भी हो गई। अब शुगर फैक्ट्री में इन्होंने मशीन्स, बॉयलर, टरबाइन जैसे हेवी मैकेनिकल सिस्टम पर काम किया और ऐसे काम भी जो व्हाइट कॉलर लोग नहीं करते थे, वो भी इन्होंने किए। क्योंकि इनका मानना था कि जो एक्सपीरियंस लोवेस्ट ग्रेड का काम दे सकता है, वो कोई और ग्रेड का नहीं दे सकता, क्योंकि बेस में ही सबसे ज्यादा मजबूती होती है। आप याद रखिएगा इस बात को, क्योंकि इन फ्यूचर जाके यही टॉपिक इनके लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल था। बात है सितंबर 1966 की। एक दिन नंबी घर का राशन लेने के लिए बाजार जाते हैं, तो दुकानदार इन्हें एक सामान न्यूज़पेपर में पैक करके देता है। अब किसे पता था कि उस न्यूज़पेपर के अंदर लिखे एक आर्टिकल से नंबी की पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी। जब ये उस सामान को निकाल कर उस न्यूज़पेपर को फेंक रहे थे, तभी इनकी नजर उसमें दिए गए एडवर्टाइजमेंट पर पड़ी, जिसमें लिखा था वांटेड इंजीनियर्स फॉर रॉकेट रिसर्च, अप्लाई एट स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर तुम्बा, जो इंकोस्पार ऑर्गेनाइजेशन है, इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च, जिसका नाम बाद में अगस्त 1969 में जाकर इसरो कर दिया गया था। उस वक्त ये अपने सेक्टर तुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन के लिए इंजीनियर्स हायर कर रही थी। और जिस वक्त नंबी ने एडवर्टाइजमेंट देखा, उसके नेक्स्ट डे ही एप्लीकेशन की लास्ट डेट थी। तो नंबी के माइंड में क्लिक हुआ और उन्होंने कहा कि यही वो प्रोफेशन है जिससे मैं बिलोंग करता हूँ। और इन्होंने बिना सोचे समझे उस प्रोजेक्ट में अप्लाई कर दिया। और फिर इनका इंटरव्यू इसरो के एस्टेब्लिशर डॉक्टर विक्रम साराभाई जो थे, उन्होंने लिया। और नंबी की स्किल्स, माइंडसेट, नॉलेज, क्लैरिटी, इंटरेस्ट को देखते हुए उन्होंने इन्हें एज ए असिस्टेंट हायर कर लिया। अभी ये उस समय की बात चल रही है, जो इंजीनियरिंग थी लोग उसको इतनी मान्यता नहीं देते थे। कुल देखा जाए तो इसरो से उस टाइम एस्टेब्लिश ही हुई थी, तो इसरो का भी नाम उस टाइम इतना फेमस नहीं था। अब ज्वाइनिंग के बाद 1966 और 67 के बीच में ये और एपीजे अब्दुल कलाम फ्रांस सेंचोर साउंडिंग रॉकेट की टेस्टिंग कर रहे थे। ये रॉकेट 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंचने के बाद बारूद में इग्निशन को ट्रिगर करके एक्सप्लोजन करता है। अब जिस दिन रॉकेट लॉन्च होने वाला था, उसके एक दिन पहले नंबी को एक्सपेरिमेंट में दिक्कत दिखाई देती है। अब वो दिक्कत क्या थी? 1942 में एबल लोबल नाम की थ्योरी इन्वेंट की गई थी, जिसके मुताबिक बारूद कभी भी वैक्यूम में एक्सप्लोड नहीं होता है। और यही चीज नंबी ने कलाम को बताई। अब शुरू में कलाम ने इस बात को नहीं माना, पर नंबी के बार बार मनाने पर उन्होंने इस थ्योरी को ट्राई करने का सोचा, जिसके बाद टीम ने पूरी तरह से बंद कांच के जार में बारूद को डाला और बार बार आग लगाने की कोशिश की, पर आग नहीं लगी, जिससे नंबी की बात सही साबित हुई। तो कलाम जी ने आखिरी बार इसे ट्राई करने का सोचा और अब की बार ये इस जार को बिल्कुल पास से देखते हुए इग्निशन का ऑर्डर
दे देते हैं। तभी नंबी ने ध्यान दिया कि जार जो है वो सही से बंद नहीं किया गया है और जो बारूद है वो नॉर्मल प्रेशर पे है, जिसकी वजह से जार ब्लास्ट हो जाएगा। तो वो फटाक से दौड़कर जाते हैं और कलाम को उस एरिया से धक्का देकर हटा देते हैं। तभी एकदम से जार ब्लास्ट हो जाता है। इस इंसिडेंट से घबराने के बजाय कलाम नंबी को धन्यवाद देकर खुशी से कहते हैं सी इट फायर्ड। अब इस इंसिडेंट और एक्सपेरिमेंट के बाद से नंबी कलाम के खास हो जाते हैं, जिसके बाद दोनों ने साथ में लंबे समय तक प्रोजेक्ट में काम किया। वक्त बीतता गया और नंबी की इंटेलिजेंस, नॉलेज और लिक्विड प्रपल्शन की डीप इंटरेस्ट एंड एक्सपीरियंस को देखते हुए ईयर 1969 में इसरो इन्हें केमिकल रॉकेट प्रपल्शन में मास्टर्स करने के लिए मेरिट बेस्ड नॉमिनेशन के जरिए यूएसए की प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में भेज देती है, जिसे ये 1 साल में कंप्लीट कर लेते हैं। और उसी के बाद इन्हें नासा की तरफ से जॉब का ऑफर भी आता है, जिसमें सैलरी करंट पैकेज से बहुत ज्यादा थी, पर ये उसे मना करके 1970 में वापस इंडिया आ जाते हैं और इसरो में एक लिक्विड प्रोपल्शन लेबोरेटरी एस्टेब्लिश करते हैं। इनकी डिग्री और एक्सपीरियंस के बेसिस पर इन्हें विकास इंजन प्रोजेक्ट का टीम लीड बना दिया जाता है, जो कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल एंड GSLV जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल पर बेस्ड था। अब इनकी लीडरशिप में वो प्रोजेक्ट इतना सक्सेस हुआ क्योंकि सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये जो इन्होंने रॉकेट लॉन्च किया है ये 30 सेकंड तक नहीं टिक पाएगा, क्योंकि ये मोर देन 1 मिनट तक काम करता रहा। जिसके बाद 100 से ज्यादा रॉकेट लॉन्चेस में इस टेक्नोलॉजी का यूज किया गया और इसी कंसिस्टेंट सक्सेस के बाद 90s में इन्हें क्रायोजेनिक इंजन डेवलपमेंट उसका टीम लीड बना दिया गया था, जिसके चलते रशिया और इंडिया की एक डील भी हुई थी। इस डील के अकॉर्डिंग रशिया की स्पेस एजेंसी इसरो को पूरी तरह से सपोर्ट करने वाली थी, जिसे टेक्नोलॉजी में 2 फुली बिल्ट क्रायोजेनिक इंजन, एक मॉकअप टेस्टिंग इंजन, इंसुलेटेड टेक्नोलॉजीज, कंप्लीट ब्लूप्रिंट डिजाइन्स, टेस्टिंग प्रोटोकॉल्स और इवन रशिया में ऑन साइट जाकर ट्रेनिंग टेस्टिंग करना रहा, तो उस तक के लिए भी रशिया एग्री था। पर जब ये डील हो रही थी उसके कुछ समय पहले ही सोवियत यूनियन कोलैप्स हुई थी, जिसकी वजह से पॉलिटिकली इकोनॉमिकली रशिया वीक हो चुका था। अब इस डील से इंडिया को बहुत बेनिफिट हो रहा था, जिसका डर यूएसए को सबसे ज्यादा था। एक तरफ ये $250 मिलियन की डील थी। उस समय ये टेक्नोलॉजी यूएसए और फ्रांस 3 से 4 गुना ज्यादा रेट में दे रहे थे। इन शॉर्ट रशिया ने एक फ्रेंडली डील करके इंडिया को चीप रेट पे ये टेक्नोलॉजी देकर सपोर्ट किया था और दूसरी तरफ इस प्रोजेक्ट के रिसोर्सेज से मिसाइल भी बनाई जा सकती थी, जिसकी वजह से ये डील MTCR मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजाइम इसे वायलेट कर रही थी। इसी के चलते यूएसए ने रशिया पर पॉलिटिकल प्रेशर बनाते हुए कहा कि अगर इंडिया को ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की तो हम तुम पर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा देंगे, जिस वजह से रशिया को ये डील कैंसिल करनी पड़ गई थी। पर थोड़े समय बाद जाकर घुमा फिरा के ये डील नए तरीके से साइन कर ली जाती है, जिसमें रशिया 2 क्रायोजेनिक इंजन और एक मॉकअप टेस्टिंग इंजन दे देता है, बाकी डॉक्यूमेंट्स और ब्लूप्रिंट नहीं दे पाता है। अब काम स्टार्ट होता है। नंबी की लीड में कंसिस्टेंसी, स्टेबिलिटी और मोटिवेशन के चलते प्रोजेक्ट पीक लेवल पर आ जाता है। पर सडनली ईयर 1994 में कुछ ऐसा होता है जिससे सिर्फ नंबी की कंसिस्टेंट लाइफ को नहीं बल्कि पूरे इसरो को और इंडिया की टेक्नोलॉजी को 17 साल पीछे कर दिया। एक परिवार को मरने पर मजबूर और एक सच्चे भारतीय नागरिक को आतंकवादी घोषित कर दिया। एक केस, सिर्फ एक केस जिसने नंबी के इग्निशन को पूरी तरह से खत्म करने की कोशिश की और वो वक्त दिखाया जो हर ईमानदार आदमी देखने से डरता है। अब ये जो मैंने पूरी स्टोरी नंबी की बताई है तो आप सोच रहे होंगे ये वो व्यक्ति है जो भगवान पर भरोसा करता है, जो इतना अच्छा कैरेक्टर है, जिसने अभी तक इंडिया के विकास के अंदर अपना पूरा सपोर्ट दिया है। ऐसा क्या हुआ जिस वजह से इनको ये सब फेस करना पड़ा? तो इस बात के जवाब के लिए हम चलते हैं इस कहानी के दूसरे पहलू के ऊपर। CBI moved top court in the ISRO espionage case. ISRO espionage case. 1994 ISRO espionage. तो बात है 20 अक्टूबर 1994 की। केरला पुलिस तिरुवनंतपुरम जिले में मरियम रशीदा एक मालदीव देश की सिटीजन थी और वो वीजा एक्सपायर हो जाने के बाद भी इंडिया में रुकी हुई थी। इस वजह से उन्हें अरेस्ट कर लेती है। अब अरेस्ट के बाद मरियम के पास एक डायरी बरामद होती है जिसमें दिवेही भाषा जो कि मालदीव में बोली जाती है उसमें कुछ लिखा था, जिससे पुलिस को उन पर स्पाई रिंग का हिस्सा होने का शक होता है। इसलिए केरल पुलिस मरियम के कॉन्टेक्ट को चेक करती है, जिसमें सामने आता है कि मरियम
मरियम अपनी कंपेट्रियट फौजिया हसन और इसरो के कुछ साइंटिस्ट के कांटेक्ट में काफी दिनों से थी और यही दोनों औरतें मालदीव्स की नेशनल सिक्योरिटी सर्विस से भी जुड़ी हुई है और तो और इनका मालदीव देश में जो पाकिस्तान एम्बेसी है उसमें भी आना जाना काफी बार हुआ है। अब इस इंटेल के बेसिस पर जब इन्हें इंटरोगेट किया जाता है तो ये एक्सेप्ट करती है कि जो इसरो के साइंटिस्ट है इन्होंने क्रायोजेनिक इंजन की फाइल्स इलीगली पाकिस्तान के साथ शेयर करी है, जिसके बेसिस पर इसरो के साइंटिस्ट नंबी नारायण, डी शशि कुमारन, एस चंद्रशेखर एंड एस के शर्मा इन सबको गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब इस केस की इन्वेस्टिगेशन और इंटरोगेशन पर 2 डिपार्टमेंट काम कर रहे थे, जिसमें से पहला था केरला पुलिस का स्पेशल इंटेलिजेंस ब्यूरो, जिसके अंदर सिब्बी मैथ्यू, के जोशुआ, डीएसपी, एस विजयन, सीआई, जी बाबूराव, एसपी, एस जोगेश, एसआई और थम्पी एस दुर्गानाथ, जो कि इसी एसआईबी टीम के मेंबर थे। और दूसरा डिपार्टमेंट इंटेलिजेंस ब्यूरो था, जिसके अंदर आरबी श्री कुमार ज्वाइंट डायरेक्टर, पीएस जयप्रकाश आईबी ऑफिसर, रविंद्र श्री कुमार डेप्यूटी डायरेक्टर और एमएस ठाकुर जो कि सीनियर ऑफिसर थे। तो इन दोनों डिपार्टमेंट के अंदर ये मेंबर्स थे। अब इन दोनों डिपार्टमेंट के हर एक व्यक्ति ने नंबी और डी शशि कुमार को कंटिन्यूअसली 30 से 40 दिन तक मेंटली फिजिकली इंटेरोगेट करते हैं, पर कुछ प्रूफ और लिंक नहीं मिल पाता है। तो जो रिपोर्ट बनती है उसी रिपोर्ट से प्रोपेगेंडा चला देते हैं कि शशि कुमारन के घर से एलपीएससी की कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट बरामद हुए हैं, जिसको सेल करने के लिए इन्होंने $50,000 का अमाउंट लिया था पाकिस्तान से। इस प्रोपेगेंडा और एलिगेशंस की वजह से नंबी नारायण आतंकवादी है, ऐसे आतंकवादी को तो आग लगा देनी चाहिए, इसके परिवार को जला देना चाहिए। ऐसी बातें अकेले नंबी को ही नहीं बाकी सारे साइंटिस्ट को ऐसी कही जाने लगी। जब नंबी की पत्नी मंदिर जाती थी तो पंडित ने उन्हें मंदिर के अंदर तक आने से मना कर दिया था, कहने लगे कि आप आतंकवादी की पत्नी है, आप मंदिर के अंदर नहीं आ सकती। अगर भरी बारिश भी हो रही होती थी तो ऑटो वाले इन्हें ऑटो के अंदर बिठाना तक बंद कर देते थे। लोगों ने पथराव तक करे हैं इनके घर पे और इनके बेटों को आतंकवादी का बेटा है ऐसा टाइटल तक लोगों ने समाज में दे दिया था। मतलब इस पूरे केस के चलते इन्होंने इतना सफर किया था जितना मतलब कोई एक आम नागरिक अगर करता तो अभी तक मर जाता। पर इनका जो मैंने आपको बताया था कि ये भगवान में बहुत ज्यादा भरोसा रखते थे, तो ये डेली वही करते थे, डेली भगवान से प्रार्थना करते थे कि आज का दिन मेरा सही हो, आज का दिन मेरा सही हो। अब ये सब चल ही रहा था, जिसके बाद दिसंबर 1994 के समथिंग में ये जो पूरा केस था ये उठाकर सीबीआई को दे दिया गया था। जिसके बाद 1996 में सीबीआई ने एक रिपोर्ट पब्लिश करी जिसने इस पूरे केस को 360 डिग्री पलटा दिया। सीबीआई एक्सपोज करती है कि ये केस तब शुरू हुआ जब मरियम रशीदा ने एस विजयन उनके साथ शारीरिक संबंध बनाने से मना कर दिया था। बात है सितंबर 17, 1994 से मरियम और फौजिया तिरुवनंतपुरम के होटल सम्राट में रह रही थी। मरियम का वीजा एक्सपायर होने वाला था तो इसी सिलसिले में वो पुलिस कमिश्नर ऑफिस गई थी, जहाँ पर उनकी मुलाकात एस विजयन से हुई। एस विजयन ने उनके डॉग्स रख लिए और बाद में लौटकर आने को कहा, जिसके बाद 13 अक्टूबर को विजयन खुद मरियम से मिलने उनके होटल में जाते हैं और कुछ पर्सनल बात करनी है ऐसा कहकर फौजिया को रूम से बाहर जाने को कह देते हैं। फौजिया जैसे ही रूम से बाहर जाती है तो विजयन कमरा बंद कर देते हैं और मरियम को जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने के लिए जोर डालते हैं। तभी मरियम इन्हें धक्का देकर मना कर देती है और शोर मचाने लगती है, जिससे डर कर विजयन वहाँ से भाग जाते हैं। पर वहाँ से भागते वक्त इन्हें डर रहता है कहीं मरियम किसी को इस बारे में शिकायत ना कर दे, इसलिए ये होटल से इनके रूम की कॉल डिटेल्स ले लेते हैं, जिससे इन्हें पता चलता है कि मरियम ने इसरो में जो डी शशि कुमारन इसरो के साइंटिस्ट हैं उन्हें कांटेक्ट किया था। और इसी इंटेल को ये पुलिस कमिश्नर वीआर राजीव और डेप्यूटी कमिश्नर आरबी श्री कुमार को पास करते हैं और कहते हैं कि ये जासूस है, इनका कंटिन्यूअसली इसरो से कांटेक्ट हो रहा है। जिसके बेसिस पर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ब्रांच वो होटल रूम को सर्च करते हैं पर उन्हें कुछ प्रूफ नहीं मिल पाता है। जिसके बाद जो फौजिया होती है वो बेंगलोर चले जाती है, पर मरियम नहीं जा पाती है क्योंकि उनके जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो विजयन के पास होते हैं। और मरियम ये भी बताती है कि वो डॉक्यूमेंट लेने के लिए बार बार पुलिस ऑफिस गई थी पर विजयन उन्हें नहीं मिलते थे। जिसके बाद 20 अक्टूबर को विजयन उनके पास आते हैं और उन्हें अरेस्ट कर लेते हैं और प्रोपेगेंडा फैला देते हैं कि मरियम ने प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन इसरो के साइंटिस्ट शशि कुमारन को कांटेक्ट कर उनसे पीएसएलवी रॉकेट की जानकारी ली है। और सीबीआई ये भी बताती है कि मरियम के पास से जो डायरी मिली थी जिसमें दिवेई लैंग्वेज में सब लिखा हुआ था, उसे जब ट्रांसलेट करवाया तो इन्हें पता चला था कि मरियम रशीदा मालदीव्स की गवर्नमेंट का तख्ता पलट और प्रेसिडेंट को मारने का प्लान कर रही थी। जब ये बात एस विजयन को पता चली थी तो वो मरियम को सीआरपीएफ कैंप ले गए थे और वहाँ पर इन्होंने इलीगली आईबी को इंटरोगेट करने के लिए हैंडओवर कर दिया था। जिसके बाद डीजीपी के कहने पर इनकी कंपेट्रियट फौजिया को भी अरेस्ट कर लिया गया था। जिसके बाद सिबी मैथ्यू जो थे, इनके कहने पर नंबी, शशि कुमारन, चंद्रशेखर और सुधीर इन सबको अरेस्ट कर लिया गया था। और इन्हीं के कहने पर आईबी के ऑफिसर्स आरबी श्री कुमार एंड पीएस जयप्रकाश ने इन्हें इंटेरोगेट किया था। अब इस पूरे केस की सीबीआई ने इंटेरोगेशन रिपोर्ट चेक करी
तो उस रिपोर्ट में 4 अनसाइंड डॉक्यूमेंट मिले जिसमें क्लियरली मेंशन था कि इनके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं मिला। फिर भी इन्होंने ये कार्रवाई जारी रखी और इन 6 विक्टिम्स पर मेंटली और फिजिकली प्रेशर बनाया था, जिसमें नंबी और शशि कुमारन को तो ब्रूटली टॉर्चर किया गया था और उनसे ये कहा गया था कि आप इल्जाम अपने सीनियरों पर लगा दो, जिसके चलते इन दोनों ने मना कर दिया था और इन पर और ज्यादा प्रेशर किया गया था। और मैंने आपको जो स्पेशल इंटरवेंशन की टीम के नाम बताए थे, एस जोगेश, ये बताते हैं कि इनके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं था, बस जबरदस्ती इनसे जुल्म कबूल करवाया जा रहा था। और तो और जब आईबी इन्हें इंटरोगेट करती थी तब किसी को भी इंटरोगेशन रूम में आने की परमिशन नहीं दी जाती थी। इस पूरे केस की रिपोर्ट में इंटरोगेशन करने वाले जोगेश ही थे, जबकि उन्होंने तो कभी एक्यूज को इंटरोगेट किया ही नहीं था। आखिर में ये सामने आता है कि जो के जोशुआ है, इन्होंने पूरी रिपोर्ट फर्जी बनाई थी और इसी इन्वेस्टिगेशन के अकॉर्डिंग सीबीआई ने फाइनल रिपोर्ट 1996 में पब्लिश करके सबको क्लीन चिट घोषित कर दिया था और इस केस को फॉल्स करार दे दिया था। अब इस रिपोर्ट को चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को दे दिया गया। अब जब तक सीबीआई की रिपोर्ट नहीं आई थी, इसी बीच में इस केस को हैंडल कर रहे जो आईजी थे रमन श्रीवास्तव और केरला गवर्नमेंट के जो सीएम थे के करुणाकरन, इनके ऊपर एलिगेशंस लगाए गए थे कि इस केस में जो भी विक्टिम्स हैं उन्हें इन्होंने बचाने की कोशिश की है। ऐसे एलिगेशंस के चलते के करुणाकरन को अपनी पोजीशन से रिजाइन करना पड़ जाता है, जिसके कुछ समय बाद केरला के नए सीएम आते हैं ईके नायर। तो ये जो ईके नायर होते हैं और एस विजन होते हैं, इस केस की फाइल को रीओपन करवाते हैं और इन्वेस्टिगेशन की अथॉरिटी सीबीआई से छीनकर केरला पुलिस को वापस हैंडओवर कर देते हैं, जिसके वर्डिक्ट में अप्रैल 1998 में सुप्रीम कोर्ट इस केस पर रोक लगाकर डिस्क्लोज करती है कि अंडर इंडियन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत स्टेट पुलिस के पास ऐसे सेंसिटिव नेशनल सिक्योरिटी केसेस में आगे बढ़ने का अधिकार नहीं है और सीबीआई की रिपोर्ट को ही मान्यता देते हुए बताती है कि इस केस में कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं और इसी केस के फॉल्स एक्यूजेशन के बदले केरला गवर्नमेंट के द्वारा हर एक्यूज को 1-1 लाख रुपए का कंपेंसेशन दिया जाना चाहिए, ऐसा कोर्ट अनाउंस करती है। जिसके बाद ईयर 1999 में नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन NHRC केरला गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते हुए नंबी डिफेमेशन का नुकसान को देखते हुए सारे चार्जेस को क्लियर करती है और मार्च 2001 में केरला गवर्नमेंट को 10 लाख रुपए का कंपेंसेशन देने का ऑर्डर देती है और उसी साल ईयर 2001 में नंबी का रिटायरमेंट भी हो जाता है। जिसके बाद डायरेक्ट सितंबर 2012 में केरला गवर्नमेंट 1 लाख का कंपेंसेशन और इन्हें दे देती है। जिसके बाद नंबी नारायण के अकॉर्डिंग सितंबर 2018 में इन्हें फाइनली इस केस से फ्री कर दिया गया था। इन्हें 50 लाख का कंपेंसेशन और दिया गया था। 2019 में पद्मश्री अवार्ड भी दिया गया और आखिर में फाइनली 2021 में केरला गवर्नमेंट ने इन्हें 1.3 करोड़ का अमाउंट देते हुए इस केस को क्लोज कर दिया। अब इस केस के अंदर हर एक व्यक्ति जिसे इंटरोगेट किया गया था, उन्होंने अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बहुत कुछ फेस किया था, इवन उनकी फैमिली ने भी। और जितना कंपेंसेशन नंबी को दिया गया उतना भी शशि कुमारन को तो नहीं दिया गया, पर जितना भी उन्हें दिया जा रहा था उन्होंने उसे लेने से मना कर दिया और सिर्फ ये कहा कि मैंने और मेरे परिवार ने इस केस के चलते जो सहा है, जो हमारा वक्त जाया हुआ है, जो परेशानियां हमने सही हैं, उन सब को ये पैसे से नहीं भुलाया जा सकता। और ऐसा कहकर उन्होंने पोलाइटली पैसे लेने से मना कर दिया। जिसके बाद सितंबर 2012 में जो बीजेपी कैंडिडेट होते हैं नरेंद्र मोदी, तिरुवनंतपुरम जिले में इलेक्शन कैंपेन के समय पे नंबी से मिलते हैं और उनसे बातचीत करते हैं। अब इस बातचीत के बाद ईयर 2013 में बीजेपी गवर्नमेंट एक सीक्रेट रिवील करती है। ये जो इसरो स्पायोनेज केस था, इसकी झूठी रिपोर्ट और झूठी इन्वेस्टिगेशन के चक्कर में इस केस के जो भी ऑफिसर्स थे एसआईबी और आईबी टीम के, उन सबके ऊपर सुप्रीम कोर्ट और सीबीआई ने चार्जेस लगाए थे। जिसके बाद ये जो आरबी श्री कुमार थे, इनके ऊपर भी बहुत सारे चार्जेस लगे थे। ये उस टाइम की बात चल रही है जब ये इसरो का स्पायोनेज केस चल रहा था 1994 के समथिंग में। उसके बाद ईयर 2002 में ये जो आरबी श्री कुमार थे, इस केस के लीड जो थे, इसको पूरा इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, ये ईयर 2002 में गुजरात के डीजीपी थे और उसी टाइम पे गुजरात के अंदर दंगे हुए थे। तो ये जो आरबी श्री कुमार थे, इन्होंने सारे एलिगेशन बीजेपी गवर्नमेंट और नरेंद्र मोदी के ऊपर लगाए थे। कहा था कि इस दंगे के अंदर इनका हाथ है। अब ये एलिगेशन इन्होंने क्यों लगाए थे? क्योंकि इनके ऊपर जो इसरो के केस के चार्जेस चल रहे थे, उन सब चार्जेस को हटाने के लिए इन्होंने केरला गवर्नमेंट की पार्टी से डील करी थी। आप मेरे ऊपर से ये चार्जेस हटा दीजिए और मैं इस पूरे दंगे के एलिगेशन इस बीजेपी पार्टी के ऊपर लगा देता हूँ। जिसके बाद ईयर 2012 में ऐसा ही कुछ हुआ। इस पूरे केस में जो भी ऑफिसर्स थे, उनके खिलाफ जब एक्शन लेने की बात आई, सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को खारिज कर दिया और ये कहते हुए खारिज करा कि इस केस को आप 15 साल के ऊपर हो चुके हैं, इसके ऊपर एक्शन लेने का आपको सेंस नहीं है और एक्शन अब लिया भी नहीं जा सकता है। और सारे जो ऑफिसर्स थे उन सबको क्लीन चिट दे दिया गया था। मतलब इस पूरे केस में सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ तो किस व्यक्ति का, जो एक इसरो का साइंटिस्ट था
जिसका कोई कसूर नहीं था। और वो लोग जिन्होंने फर्जी रिपोर्ट बनाई थी, जिन्होंने इस केस को 25 साल तक खींचा, वो लोग आज भी फ्री घूम रहे हैं। और ये बात मैं अपने कोई मनगढ़ंत से नहीं कह रहा हूँ, ये आर्टिकल द हिंदू जो न्यूज चैनल है उसने खुद ने कवर करा था। आप गूगल पे जाकर सर्च कर सकते हैं इस बात। और इस जो पूरी वीडियो के अंदर जो भी मैंने आपको बात बताई है, आप इसकी पूरी ट्रांसक्रिप्ट कॉपी करके परप्लेक्सिटी पर डालिएगा और वहाँ पर आप जाकर फैक्ट चेक कर सकते हैं कि जो भी मैंने बताया वो सही है या नहीं है। और मैंने कुछ भी अपने मन से नहीं बताया, मैंने हर चीज़ की लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब इसके बाद अपन आते हैं वापस वीडियो के ऊपर। इस पूरे केस की वजह से नंबी नारायण खुद बताते हैं कि इसरो आज 17 साल पीछे हो चुका है। ये जेल में गए इसलिए नहीं, बल्कि इस केस से जुड़े कितने ही लोगों को कितनी ज़्यादा परेशानी हुई थी। बहुत सारे ऐसे हिडन चीज़ें हैं जो लोगों के सामने ही नहीं आई। अभी कुछ महीने पहले ही इंडिया के पहले डीप सी पोर्ट का इनॉग्रेशन हुआ है, जिसका नाम है विलिंजम पोर्ट, जो कि केरला के तिरुवनंतपुरम जिले में ही है। अब उस पोर्ट के डेवलपमेंट की बात 1994 में ही स्टार्ट हो गई थी। किसके द्वारा? जो के करुणाकरण थे उनके द्वारा। पर इस केस के चलते उन्हें रिजाइन करना पड़ जाता है, जिसकी वजह से ये डेवलपमेंट की बात सीधे फिर उठी 9 साल बाद। इसी बीच में भारत को हर साल 1500 से 1800 करोड़ का लॉस होता था, सिर्फ एक डीप सी पोर्ट ना होने की वजह से। क्योंकि इंटरनेशनल कंट्रीज से वहाँ से जो शिपमेंट होता था वो शिपयार्ड डायरेक्ट पहले कोलंबो पोर्ट जो कि श्रीलंका में वहाँ पर आता था, वहाँ से ट्रांसपोर्ट होकर फिर भारत के अंदर आता था। मेरे परिवार के सदस्यों, मैं आपको लाइक सब्सक्राइब शेयर करने को नहीं कहूँगा। अगर आपको वीडियो बिल्कुल सच में अच्छी लगी है तो आप इसे सिर्फ शेयर कीजिएगा और हर उस व्यक्ति तक शेयर कीजिएगा जिसे नंबी की स्टोरी पता चलनी चाहिए और इस केस के बारे में पता चलना चाहिए। बाकी इस पूरे इंसिडेंट के ऊपर और नंबी की लाइफ के ऊपर एक मूवी बनी है, रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट। इसे आर माधवन जो है उन्होंने खुद डायरेक्ट किया है और इसके अंदर एक्टर भी वही हैं। आप जाके ज़रूर देखिएगा। मेरी पर्सनली सजेशन है, आपको ये मूवी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, जय श्री राम।